नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी है, जो बड़ा खुलासा इस वक्त करती नजर आ रही है। यानी कि सुबह वाली शपथ पर फडणवीस ने चुप्पी तोड़ दी है और शरद पवार को थी शपथ की जानकारी। अजित पवार ने 2019 में बीजेपी के साथ शपथ ली थी। आज शरद पवार ने लगाया था बीजेपी पर आरोप, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट और साल 2019 का जिक्र करते हुए कहा कि अजित पवार ने 2019 में बीजेपी के साथ शपथ ली थी। जो सुबह सुबह शपथ ली गई थी, उस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी तोड़ दी है। एवढंच सांगितलं त्या संदर्भात की आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अजितदादांना विचारा, त्या मला का विचारता? यांच्या मान्यतेनेच म्हणजे सकाळचं शपथविधी ते तुम्ही अजितदादांना विचारा ना, ते मला का विचारता? अजितदादांकडून वारंवार याच्यावरती उत्तर देणं टाळलं जातंय। मग ते ज्यावेळेस उत्तर देतील त्यावेळेस उरलेलं उत्तर। कश्मीर घाटी में सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज भी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, जहां पीएम पैकेज को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने महाशिवरात्रि पर वेतन जारी करने की मांग की। इसके साथ ही प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारी जम्मू शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए राज्य भर में कार्यक्रम कर रहे हैं और वहीं इसी दौरान उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल बेटी सलोनी से हुई, जिसके गीत सुनकर नीतीश कुमार फूले नहीं समाये। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की इस बेटी के गाने के मुरीद हो गए। बिटिया का नाम सलोनी है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। नीतीश कुमार राज्य भर में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। आज वो रोहतास से सासाराम पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात के दौरान सलोनी ने सीएम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नशा मुक्ति पर गीत गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई सलोनी ने सीएम को मधुर आवाज में गीत गाकर सुनाया। सलोनी की आवाज सुनकर सीएम नीतीश के साथ साथ वहां मौजूद मंत्री गदगद हो गए। नीतीश कुमार ने छात्रा सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद भी दिया। हिंद की सुपरसोनिक रेस कांप गए दुश्मन देश। जी हां, बेंगलुरु की धरती से हिंद की गर्जना देखने को मिली है और भारत की स्वदेशी उड़ान से दुश्मन देश हैरान रह गए। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया, जिसमें वायु वीरों ने जब शक्ति प्रदर्शन किया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ग्रुप कैप्टन जीएस ढिल्लों के नेतृत्व में ये हिंद की गर्जना है और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। Positioning
pilots will left turn to execute the famous route number 4. भारत की सुपरसोनिक रेस कांप गए दुश्मन देश। As we see the aircraft moving away, let us remind you of the decades of effort which have gone into making this program a resounding success. आसमान में हिंद की उड़ान, दहल उठे चीन पाकिस्तान। तेजस का तेज, आत्मनिर्भर भारत की रेस। As we see the aircraft moving away, let us remind you of the decades of effort which have gone into making this program. सुखोई की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया। Aircraft is now running at 900 kmph. आकाश में वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन। And from the left, number 5, Wing Commander Borgalo and Squadron Allen, they're piercing right through the Alpha for that perfect loop. आईएएफ का आसमान, देश के दुश्मन सावधान। 1, 2. भारत के वायु वीरों की गर्जना जब बेंगलुरु में हुई तो दुनिया सन्न रह गई। There it goes, pulling up into the sky, short on the center platform. Illustrating, taking his Air Force's motto, touch the sky with gold. Here it goes, rolling towards the shore. भारतीय सेना के जाबाज आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये था टीम लीडर का सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। इस एयर शो में वायु वीरों ने एक से एक करतब दिखाए, जिससे लोग दंग रह गए। Very own Cupid drawing an arrow through the heart, and there it is, a beautiful Suryakiran heart dedicated to Aero India 2023. तो एशिया के सबसे बड़े एयर शो में जहां पर एक तरफ भारत की ताकत दुनिया देख रही थी, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी यही देखने को मिली। बेंगलुरु की धरती से दुनिया ने देख लिया कि ये बदलते भारत की महत्वपूर्ण तस्वीर है। लोवेस्ट स्पीड पर है तेजस। बिल्कुल दर्शकों के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर, ठीक हमारे सिर के सामने से देखिए, अपने बिल्कुल न्यूनतम स्पीड पर और सबसे नीचे, इससे करीब तेजस को हम और नहीं देख सकते जब वो अपने एक्शन में होता है। ये सिर्फ 8 तस्वीरें नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। इस एयर शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी, जिसकी टेल पर भगवान हनुमान की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। हमने तेजस देखा, हमने इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स देखे, LCS देखा, LUS देखा। अब उन्हीं के बेड़े में अगले 4 से 5 साल में HL की एक बेहतरीन प्रस्तुति। आप देखिए क्या खूबसूरत डिजाइन है दिखने में, और आकाश का एक और सिकंदर हमारे सामने ये होगा। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है, बट यही इसकी खास बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सुपरसोनिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वदेशी फाइटर तेजस ने जब आसमान में उड़ान भरी तो दुनिया हैरान रह गई। आसमान में कलाबाजी कर
तेजस ने बता दिया कि आखिर उसे आसमान का सिकंदर क्यों कहा जाता है। Over. There it goes. 1, 2, 3 and 4. तो दूसरी ओर सुखोई की गर्जना से पूरा आसमान हिल उठा। Aircraft is now running at 900 kmph. सुखोई फाइटर प्लेन में 2 इंजन हैं और ये जैसे ही टेक ऑफ किया, पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया। Thunder always follows the Sukhoi 30 MKI. अब सूर्य किरण को देखिए। जब सूर्य किरण ने फॉर्मेशन बनाना शुरू किया तो दुनिया देखती रह गई। We're out for the leader's call. एक साथ 9 सूर्य किरण प्लेन बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति को दिखाते नजर आए। Massive long-haul aircraft that have been tackling distances and oversized roads. Right now, in an armed LCH प्रचंड एक इंडियन मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने विकसित किया है। Here we have in front of us the light combat helicopter, the Prachand. Though light in weight, this machine carries the punch of a heavyweight. This aircraft has entered operational service and it is absolute. आसमान में प्रचंड ने गर्जना की तो शौर्य का ये नजारा देखने लायक था। वहीं दूसरी ओर HAL का बनाया सबसे हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त लगाया। Doing it, salute to the dice. The display today is being performed. 5 दिन तक चलने वाले यह शो में बहुत कुछ खास है। इस शो में 98 देशों 100 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 700 से ज्यादा कंपनियां भारत की हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर बवाल हुआ है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और पुलिस में झड़प हुई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले इस झड़प के दौरान किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और पुलिस के बीच में हुई है झड़प, जिसके बाद आगजनी की घटना, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये बवाल हुआ है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिसमें आमने सामने पुलिस और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे। दोनों के बीच में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच में पुलिस के बीच और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के बीच झड़प की स्थिति पैदा हुई और कई गाड़ियों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया गया। ये देख रहे हैं तस्वीरों में कैसा बवाल मचा है। बचने बचाने की कोशिश करते हुए ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और पुलिस और इनके बीच में झड़प की स्थिति कुछ ऐसा रूप लेती हुई नजर आई, जिसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। आगे बढ़ते हैं, बजट सत्र के पहले चरण की बात करेंगे, जिसका आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में सदन में खूब हंगामा बरपा। अडानी और राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। राहुल गांधी को नोटिस मिलने के बाद विपक्ष नाराज है और इसी रस्साकशी के बीच सदन की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, पुनर्विचार कर मुझे सदन चलाने दें। संसद के दोनों सदनों में हंगामे का शोर दिखा। किसी भी हालत में अपने अडानी को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। 10 लाख करोड़ का जो माननीय सदस्यगण,
राज्यसभा में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने पर विपक्ष के सांसद भिड़ गए। विपक्ष के लोग सभापति के आसन तक पहुंच गए। बाद में कार्यवाही को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को फटकार भी लगाई। Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. दूसरी ओर लोकसभा से भी कमोवेश वही तस्वीर सामने आई। लोकसभा की कार्रवाई भी 13 मार्च तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसदों का कहना था कि वो अडानी मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं चाहता है। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी सदन में हंगामा खूब हुआ। अडानी मामला, राहुल गांधी का बयान समेत तमाम मुद्दे पर गहमा-गहमी देखी गई। जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। और आपको याद होगा सदन से राहुल गांधी के बयान के कुछ अंश हटाए गए थे, जिसके बाद जहां पर विपक्ष हमलावर है तो वायनाड से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि सदन में मेरा अपमान किया गया, लेकिन वो सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सियासी हंगामा सदन के बाहर भी जारी है। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर हमला बोला था। उस स्पीच के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा की ओर से नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने अब उस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। राहुल ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे शब्दों को रिकॉर्ड पर जाने दिया जाएगा। देश के पीएम सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। राहुल ने इस दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो 30 जनवरी को खत्म हुआ था। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे और कई आरोप लगाए। आइए आपको 5 बड़े आरोप बताते हैं जो कि राहुल ने लगाए और बड़े हमलावर राहुल गांधी होते हुए नजर आए। देखिए, सबसे पहली बात, बड़ा आरोप मेरा अपमान हुआ, ये कहा राहुल गांधी ने। वायनाड से आज तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ। दूसरी बड़ी बात, पीएम ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी राहुल गांधी ने यही कहा था जब प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। तीसरी बड़ी बात, शेल कंपनी में अडानी का पैसा है। एक बार फिर से उन आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी सुनाई दिए। चौथी बड़ी बात, संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए जिन्हें आपत्तिजनक माना गया था, उसे लेकर हमलावर राहुल गांधी हुए। और पांचवी बड़ी बात, पीएम सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें हटाई नहीं जाती हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी आज वायनाड से आक्रामक नजर आए। झारखंड के 36 प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि वो तजाकिस्तान की जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसने पिछले 4 महीने से उसका वेतन रोक कर रखा है, जिसकी वजह से वो खाने के लिए दाने दाने के मोहताज हैं। कपकपाती तेज बर्फीली हवाओं के बीच 36 लोग कतारबद्ध खड़े हैं। पैरों के नीचे बर्फ की मोटी परत है, लेकिन इनके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। ये भारत के बेटे हैं जो ताजिकिस्तान में बड़े अत्याचार का शिकार हो चुके हैं। झारखंड के रहने वाले ये मजदूर दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं।
बर्फीले मौसम में इन्होंने 4 महीने हाड़ तोड़ मेहनत की। कंपनी ने उसमें से 2 महीने की तनख्वाह दी, पर बाद में उसे भी धोखे से वापस हड़प लिया। आज हम लोगों को पाकिस्तान आए हुए 4 महीना प्लस हो गया है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला और 2 महीने का पेमेंट भी मिला। फिर जब कंपनी का बॉस ने पैसा भेजने के बहाने से रिटर्न ले लिया। अब इनकी जेब में कुछ नहीं बचा है, लिहाजा भारत वापसी के रास्ते भी बंद हो गए हैं। आखिर में सभी एकजुट हुए और अपना दर्द एक वीडियो में बयान करते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। 4 महीने से पैसा ना मिलने के कारण घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। अब हम लोग भारत सरकार एवं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को 4 महीने की सैलरी के साथ वतन वापसी किया जाए। हम लोग कुछ हजारीबाग जिला के तो कुछ गिरिडीह एवं बोकारो के रहने वाले निवासी हैं। सरकार से हम लोग जल्द से जल्द वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब एजेंट के रूप में बैठे ठगों के हाथ में फंसकर भारतीय विदेश में बंधक बन जाते हैं। मेहनत करने के बावजूद कमाई होना तो दूर, जान तक के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह एजेंट के झूठ का शिकार होकर भारत के 12 नौजवान लीबिया में बंधक बना लिए गए थे। बता दें, 12 भारतीय युवा काम की तलाश में दुबई में गए थे। दुबई से उन्हें काम करने के लिए लीबिया ले जाया गया। लीबिया पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। बंधक बनाकर युवकों पर अत्याचार किया गया। मारपीट कर युवकों की उंगली तक काट ली गई। बीमार होने पर कोई दवाई नहीं दी गई। युवकों ने सोशल मीडिया पर अपने सच का वीडियो जारी किया। वीडियो देख सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया। 12 में से 5 युवक स्वदेश पहुंच चुके हैं। 7 नौजवान जल्द भारत पहुंच जाएंगे। नौजवान ने खुलासा किया कि लीबिया में उन पर इस कदर दरिंदगी की गई कि उसे जिंदा स्वदेश लौटने की उम्मीद नहीं थी। ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਕੋਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। लीबिया, ताजिकिस्तान और न जाने कौन कौन से देशों में इस तरह कितने ही भारतीय फंसे हुए हैं। सभी की दर्दनाक दास्तान में एक बात कॉमन होती है, कमाई के लिए विदेश जाने वाले ऐसे ज्यादातर लोग किसी न किसी एजेंट के धोखे का शिकार होते हैं। इनमें से कुछ अपनी बात वक्त रहते देश तक पहुंचा देते हैं और जिंदगी बच जाती है, पर न जाने कितने ही ऐसे भी रहे होंगे जिनके लापता होने के बाद उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची। एक और अडानी मामले को लेकर सदन में हंगामा बरपा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट मामले में जांच कमेटी गठित करता है तो सरकार कोई आपत्ति नहीं करेगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट में जांच कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार कमेटी के सदस्यों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान सरकार इस मामले पर अपनी दलीलों की सूचीबद्ध सारणी याचिकाकर्ताओं को भी देंगे। सरकार ने कोर्ट से दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने को कहा है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कमेटी के लिए प्रस्तावित नामों की सूची सील बंद लिफाफे में जमा कर दी जाए। सरकार ने अन्य दलीलें भी याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराई। सरकार ने सहमति जताई कि इस मामले की जांच के लिए संबंधित विषयों की विशेषज्ञ कमेटी गठित करने पर उससे कोई ऐतराज नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनसे कमेटी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भेजने को कहा। हालांकि दलीलों की प्रति याचिकाकर्ताओं को सौंपने के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नोट की गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी पर भी सरकार को आपत्ति नहीं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी और एडवोकेट ML शर्मा ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कराए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामला राष्ट्र की साख से जुड़ा है, ऐसे में हिंडनबर्ग ग्रुप के खिलाफ जांच की जाए। याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाने की मांग रखी गई। इसके साथ ही अडानी हिंडनबर्ग विवाद में शॉर्ट सेलिंग की साजिश का भी आरोप लगाया गया। कई राज्यों में हिंदी के साथ वहां की क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगर बात कश्मीर की करें तो कई सालों से कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब 32 साल बाद कश्मीर में ऐसा क्या होने वाला है जिससे वहां पर पढ़ रहे बच्चे अब हिंदी पढ़ सकेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। कमेटी बनी, होगा फैसला। कश्मीर के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई। परिषद ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाई। जी हां, सही सुना आपने, 32 साल बाद, करीब 32 साल बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी को अलग भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा परिषद ने कमेटी बनाई है। इसके लिए 8 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई और ये कमेटी 20 फरवरी तक सिफारिशें सौंपेगी। कश्मीर में लगभग 3000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए ये कमेटी सिफारिशें सौंपेगी। जम्मू कश्मीर में 23,173 सरकारी स्कूल है, लेकिन जम्मू रीजन के स्कूलों में ही हिंदी पढ़ाई जाती है। ऐसे में जम्मू रीजन के बच्चे हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ने का विकल्प चुनते हैं, जबकि कश्मीर में अभी हिंदी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसकी बड़ी वजह घाटी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी शिक्षकों का ना होना है, क्योंकि 1990 के बाद से हिंदी पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से पलायन कर गए थे। यही कारण है कि कश्मीर के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक ना होने की वजह से बच्चों ने हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलवक्त में हालात ये है कि घाटी के प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी भाषा पढ़ाई जाती है। 1990 से पहले तक हालात कुछ और थे। तब लगभग 70% से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। हालांकि जब इस तरह की मांग उठती है तो सियासत भी होती है। घाटी में हिंदी पढ़ाए जाने का समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी, लेकिन ये समझना और समझाना जरूरी है कि हमारे भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका समेत और भी कई ऐसे देश हैं जहां के लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तो गर्व से अपनी मातृभाषा बोलनी भी चाहिए और पढ़नी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।